नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूँ सुधांशु रंजन। आज तथ्यता में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक नैतिकता, मर्यादा बनाम संवैधानिक प्रावधान, कानूनी दांवपेच। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है और इसकी परिणति 4 जून को होगी, जब जनादेश सामने आएगा और ये पता चलेगा कि वर्तमान सरकार को जनता ने फिर से सत्ता सौंपने का फैसला किया है या सत्ता की बागडोर किसी अन्य दल या गठबंधन को देने का उसने फैसला किया है। जो शासकीय दल है भारतीय जनता पार्टी या जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, वो अनुच्छेद 370, राम मंदिर, 3 तलाक और इसके साथ ही विकास के कार्यों और गरीबों को दी जाने वाली कई अन्य सुविधाओं के दावे के आधार पर वोट मांग रही है। जबकि जो विपक्षी दल हैं, जो उनका गठबंधन है इंडिया, उसका कहना है कि ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें संविधान और लोकतंत्र का भविष्य तय होना है, क्योंकि संकट दोनों के समक्ष है और यदि फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो ये अंतिम चुनाव होगा। वैसे 2019 के चुनाव में भी विपक्षी दलों ने ऐसा ही कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, लेकिन चुनाव हो रहे हैं। खैर, जो भी हो, उसका कहना है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों का घनघोर रूप से दुरुपयोग हो रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं को एक एक कर भ्रष्टाचार के आधार पर जेल भेजा जा रहा है। ये सभी फर्जी मामले हैं और सबसे बड़ा जो हंगामा विपक्ष की ओर से हुआ वो तब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। ये एक ऐसी घटना है जो कई मायनों में नायाब तो है ही, दुखद भी है और आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और नवीनतम रिकॉर्ड ये है कि वो पहले व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में जेल गए और अभी तक जेल में हैं और वहाँ से ही शायद सरकार चला रहे हैं। कैसे सरकार चला रहे हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन सरकार चला रहे हैं और दल से मांग की जा रही है कि उनको सरकार चलाने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएं। 2-3 बातें हैं। पहला मुद्दा है सरकारी एजेंसियों, खास करके प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और आयकर यानी इनकम टैक्स आईटी, इन तीनों के दुरुपयोग का मामला बार बार विपक्ष सामने लाता है। वैसे ये बात सही है कि ये मुद्दा और ये सवाल भी उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उस पर कोई आरोप पत्र क्यों नहीं दाखिल हुआ, और जो अन्य दलों के, विपक्षी दलों के नेता जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों में शामिल हो जाते हैं तो वो सारे आरोप धुल जाते हैं, जांच बंद हो जाती है या जांच की गति धीमी हो जाती है। तो एक सवाल उठता है कि प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन का काम कर रहा हो या न कर रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो हैं वो मानव शोधन का काम अवश्य कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाते ही वो सारे भ्रष्ट और आरोपित नेता निर्मल हो जाते हैं। ये जो आरोप है विपक्ष का, उससे एक सवाल उठता भी है। दूसरा उसका भी पहलू है कि इसी प्रकार जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में या किसी अन्य विपक्षी दल में चले जाते हैं तो वो भी रातों रात सांप्रदायिक से सेकुलर हो जाते हैं। इसका भी जवाब विपक्षी दलों को देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेजा गया तो उसको लेकर के बहुत बड़ा हंगामा विपक्षी दलों ने किया और इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन सारे नेताओं को केजरीवाल ने पिछले 10-12 सालों में इतना कोसा, बल्कि जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें वो पूरी फहरिस्त लाते थे। सोनिया गांधी भ्रष्ट, सोनिया को जेल भेजो, राहुल गांधी भ्रष्ट, लालू यादव भ्रष्ट, मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट, शरद पवार भ्रष्ट, एक पूरी सूची लाते थे और कॉन्फिडेंशियल एक तरह से पढ़ते थे कौन भ्रष्ट है। वो प्रमाण पत्र चरित्र का बांटने का काम करते थे, कौन भ्रष्ट है, और सबको जेल में भेजने की बात करते थे, आरोप के आधार पर गिरफ्तार करने की बात करते थे, जाँच करवाने की बात करते थे। लेकिन आज वो कानूनी दांवपेच की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी बात कर रही है कि चूँकि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है तो इस्तीफा दे, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। यहाँ सवाल राजनीतिक नैतिकता की है। संविधान में सारी बातें लिखी नहीं हो सकती हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जब ये
संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संविधान था। उस समय यूगोस्लाविया का संविधान सबसे बड़ा संविधान था और दूसरे नंबर पर भारत का संविधान था। लेकिन यूगोस्लाविया विखंडित हो चुका है, इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 1,86,385 शब्द हैं और सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जहां 3,814 शब्द हैं। अमेरिका का संविधान भी बहुत छोटा है, जहां केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और अगर जो संशोधन के बाद बहुत सारे नए अनुच्छेद तो नहीं, उनको क्रॉस करके ए बी करके जोड़ दिया गया है, उन सबों को जोड़ेंगे तो लगभग 100 अनुच्छेद और हो जाएंगे। इसलिए जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो बहुत मशहूर प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीति शास्त्री आइवर जेनिंग्स भारत आए थे और भारत के विश्वविद्यालय में उनके कई लेक्चर हुए थे। और वो सिर्फ इस आधार पर कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये तो अपने भार से ही ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, ये संविधान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वैसे आइवर जेनिंग्स की भविष्यवाणी पूरी तरह गलत साबित हो गई और 75 सालों से भारत का संविधान पूरे जीवंत रूप में जो है चल रहा है, सक्रिय है। तो सारी बातें संविधान में नहीं लिखी जा सकती हैं, जैसे कि जीने का अधिकार है। अभी अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिखा हुआ है कि जीने का अधिकार और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार है, लेकिन आपातकाल के दरमियान उसको निलंबित कर दिया गया था। और यही मामला जब हैबियस कॉर्पस केस में आया था, शिवकांत शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर, जो बहुत ही चर्चित मामला है, और उसमें संविधान पीठ 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट में बनी थी। तो 4 जजों ने तो मान लिया था कि हाँ, अगर जीवन का अधिकार ख़त्म कर दिया गया है तो फिर कोई अधिकार नहीं रहता है। लेकिन एक जज थे, जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि ये एक नैसर्गिक अधिकार है, अगर संविधान में नहीं भी होता तो भी मनुष्य को अधिकार प्राप्त होता। लेकिन वो एक जो है डिसेंटिंग अल्पमत था, एक व्यक्ति एक जज का मत था और 4 जजों ने उनको जो है सो अमान्य कर दिया। लेकिन बाद में जस्टिस खन्ना का फैसला ही कानून बना 44वें संविधान संशोधन के ज़रिए। और बाद में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट में एक पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने की थी, उन्होंने हैबियस कॉर्पस के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उनके पिता YV चंद्रचूड़ भी एक जज थे। तो कहने का मतलब ये कि संविधान में सारी बातें लिखी नहीं हो सकती हैं। जहाँ संविधान बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, वहाँ उसी संविधान को तहस नहस करके तानाशाही लाई गई है और वहाँ संविधान कोई रक्षा नहीं कर पाया है। यानी संविधान ब्रह्मास्त्र नहीं है, उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं उन पर निर्भर करता है कि संविधान कैसा है। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था संविधान लागू होने के बाद ही कि ये जो है संगमरमर का से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन अगर ये काम नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि संविधान खराब है, बल्कि राजनीतिज्ञ वो गंदे हैं। संविधान होने के बावजूद तानाशाही लाई जाती है या लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेपोलियन और फ्रांस है। वैसे तो कई उदाहरण हैं, लिए सबसे बड़ा उदाहरण है फ्रांस की क्रांति के बाद। कुछ सालों के बाद जब नेपोलियन के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने फ्रांस को पहली बार जो है गणतांत्रिक संविधान, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन देने का काम किया। और उसी संविधान के तहत नेपोलियन ने कुछ समय बाद अपने को आजीवन सम्राट घोषित कर दिया और अपनी ताजपोशी में उन्होंने पोप को निमंत्रण दिया। पोप आए उनके अलंकरण समारोह में, क्योंकि उनको पता था कि पोप को बुलाने से उसकी वैधता बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक अलंकरण समारोह में कर्मकांड चल रहे थे तब तक नेपोलियन इतना अधीर हो गया कि उसने जो है सो ताज को छीन करके अपने सर पर रख लिया। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान ब्रह्मास्त्र नहीं है, उसको लोग कैसे चलाते हैं इस पर निर्भर करता है। और इसका उदाहरण फिर ब्रिटेन है, जहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है, परंपरा है। सैकड़ों वर्षों में जनता को अधिकार मिले। सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा आया, उसके बाद एक बड़ा जो है पड़ाव आता है 1689 में जब बिल ऑफ राइट्स आया, फिर रिफॉर्म्स एक्ट आया। धीरे धीरे जनता को अधिकार मिले। इसलिए जैक स्ट्रॉ ने कहा कि ब्रिटेन का संविधान लोगों के दिलों और दिमागों में है और जनता की आदतों में शुमार है, इसलिए लिखे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सही भी है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं होने के बावजूद जो वहाँ परंपरा और कन्वेंशन इतना मजबूत है कि वहाँ कानून का अनुपालन होता है। जब टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे तो एक बार
एक कांस्टेबल ने उनकी कार को चालान किया था क्योंकि उनकी कार गलत लेन में चली गई थी। भारत में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी एमएलए, एमपी या कलेक्टर, एसपी की कार को भी कोई कांस्टेबल जो है चालान कर दे। तो ये संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सब पर होती है। जितनी प्रधानमंत्री पे है उतनी ही एक आम आदमी और सबसे जो छोटे कर्मचारी कांस्टेबल हैं उसकी भी होती है। लेकिन जब बार बार कोई दुहाई देता है कि संविधान में नहीं है इसलिए हम जो हैं जेल से सरकार चलाएंगे। एक बार अरविंद केजरीवाल को मैंने भी दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम में बुलाया था और उसमें कांग्रेस के भी एक नेता थे। उसमें अरविंद केजरीवाल बहुत चीख करके कह रहे थे कि कानूनी दावपेच की बात छोड़िए, नैतिकता की बात कीजिए। लेकिन आज वो कानूनी दावपेच की बात कर रहे हैं। जहाँ तक सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है तो एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सरकारी एजेंसियां गिरफ्तार तो कर सकती हैं, लेकिन जेल न्यायालय के आदेश के आधार पे ही भेजा जाता है। और जहां तक केजरीवाल का मामला है तो उसी तरह से न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। और अब तो हाई कोर्ट की जो बहुत तल्ख और सख्त टिप्पणी आई है उसमें ये कहा गया है कि केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी प्रमाण हैं। और ये सवाल उठाना कि एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर ऐसा किया गया है, अदालत के ऊपर उंगली उठाना है। क्योंकि ये 100 साल से अधिक का स्थापित कानून है कि जो सरकारी गवाह है वो अदालत में बयान देता है और अदालत उसके मेरिट पे जो है सो फैसला देती है। तो इस तरह से अदालत पे सवाल उठाना बहुत ही गलत है। लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय गए हैं। ये इसको कहते हैं कि लिटिगेंट मेंटालिटी, एक मुकदमेबाज की जो मानसिकता होती है कि हम निचली अदालत से हारेंगे तो फिर उसके बाद जहां अपील होगी वहां जाएंगे, फिर उच्च न्यायालय जाएंगे, फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे, फिर रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे। यानी हम लगातार जो है सो कानूनी दाव पेच उलझे रहेंगे। एक नैतिकतावादी जो व्यक्ति नैतिकता को मानता है वो इस दाव पेच में क्यों पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एक क्रांतिकारी के रूप में आए थे और उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि हमको राजनीति की दशा और दिशा बदलनी है। और जब कोई क्रांति करने आता है तो उसको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर समाज में, सरकार में, देश में सब कुछ ठीक ठाक ही हो तो क्रांति की ज़रूरत क्या है। क्रांति की ज़रूरत तो तभी होती है जब आपके अनुसार कुशासन है, कदाचार है, भ्रष्टाचार है। ये तो क्रांति की ज़रूरत क्या है। तो क्रांतिकारी को तो जेल होगा ही, फांसी भी होती है, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन जिन सारे नेताओं को वो कोसते थे, गालियां देते थे, वो भ्रष्ट, वो भ्रष्ट, वो भ्रष्ट, वो तमाम नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रामलीला मैदान में इकट्ठे हो गए सरकार के खिलाफ शंखनाद करने के लिए। ये बड़ा अजीब है। सोनिया चोर, राहुल चोर, लालू यादव चोर, मुलायम सिंह यादव चोर और उनके उत्तराधिकारी या सेंग उनके केजरीवाल के समर्थन में सामने आ गए। तो ये सोचने को ज़रूर मजबूर करता है कि आखिर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी इस तरह की बात कही जा रही है कि उनको सारी सुविधाएं जेल में मिलनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस क्रांति का कोई फल निकला। आपने कई वीडियो देखे होंगे, अलग अलग चैनल पे चल भी रहे, वो खुद ही कहते थे कि हमको एमएलए नहीं बनना, एमपी नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना, मुख्यमंत्री नहीं बनना, कि क्योंकि जनता मालिक है, वो सेवक हैं, हम मालिक रहेंगे, सेवक क्यों होंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो बातें उन्होंने कही उस सब को उन्होंने पलट दिया। और उसके बाद ये भी कहा था कि अजीब है, कुर्सी पर बैठते ही लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। और उसको भी उन्होंने प्रमाणित किया, भ्रष्ट हैं या नहीं है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कुर्सी से चिपक गए वो निश्चित रूप से सवाल तो खड़ा होता है। और इसीलिए एडमंड बर्क की बात याद आती है। एडमंड बर्क ने कहा था कि कोई भी क्रांति जो है वो कभी लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाती है। सिर्फ एक अपवाद है, बारिंग दी वॉर ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका के स्वातंत्र युद्ध को छोड़ करके पूरी दुनिया की क्रांति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उससे लोकतंत्र स्थापित हुआ। क्योंकि उनके दिमाग में क्रॉमवेल का उदाहरण बैठा हुआ था। चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई, लेकिन क्रॉमवेल ने जो अत्याचार किया उसके बाद उनको लगा कि क्रांति से कुछ नहीं होता है। इसलिए विकास जो है और बदलाव धीरे धीरे थ्रू इवोल्यूशन होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने नेपोलियन की भविष्यवाणी कर दी। नेपोलियन जो बाद में क्या, क्रांति के बाद जो है गणतंत्र बना करके उसको फिर से राजशाही में परिवर्तित करना, यानी एडमंड बर्क की बात जो है पूरी तरह सही हो गई। तो अगर संविधान होता भी है तो सवाल ये है कि क्या संविधान सारी बातों की गारंटी दे सकता है। कानून होते हैं लेकिन कानून का अनुपालन अलग तरीके से होता है। अब यही बात है कि राजनीतिक मर्यादा के आधार पर आप क्या करते हैं।
एक और उदाहरण देना चाहूँगा। 1948 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हुई तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े एक नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। वैसे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे, विधायक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 12 विधायक थे और बिहार में भी 3 थे। 15 ने इस्तीफा दिया क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपने नाम से कांग्रेस शब्द हटा दिया। उनका ये कहना था कि हम कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, उसके प्रतीक चिन्ह पे लड़े हैं, तो हमको अब विधायक बने रहने का अधिकार नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं इस्तीफा देने की, और कोई कानून भी नहीं था, उसमें कोई एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं था। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव ने यही कहा था कि राजनीति नैतिकता से चलती है, वह कानून से नहीं चलती है। अगर आपको लगता है कि गलत आपको फंसाया गया तो अदालत है, सब कुछ है। एक ही व्यक्ति सत्ता में बना रहे, इसका क्या तुक होता है? जो हाई कमांड की संस्कृतियों को ख़त्म करने आए थे वो हाईएस्ट कमांड बन गए। तो ये सारी बातें हैं। अब 4 जून को जब जनादेश आएगा तो ये पता चलेगा कि जनता क्या करती है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। सवाल है कि क्या किसी पे कोई कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए अगर वो चुनाव जीत गया है, उसको बहुत बड़ा बहुमत मिला है? क्या ये सवाल आता है? कोई संविधान में ऐसा प्रावधान है? क्योंकि संविधान की दुहाई बार बार दी जा रही है। और जहाँ तक एजेंसी के दुरुपयोग की बात है, मैंने पहले ही कहा कि हाँ, उस पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए वो भी एक विचारणीय मुद्दा है। लेकिन बात यही है कि देश केवल कानून या संविधान से नहीं चलता है। राजनीतिक जो नैतिकता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और फैसला अंतिम रूप से जनता के हाथ में होता है। इसलिए महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता हमेशा कहते थे कि लोक शक्ति को मजबूत करो। राजसत्ता से केवल परिवर्तन नहीं आता है, राजसत्ता के ऊपर जनसत्ता होनी चाहिए। लोक शक्ति जो है जनतंत्र में जन प्रभावी होना चाहिए, तंत्र कमज़ोर होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इसे कृपया पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।